हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लागत के तत्व क्या होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आगे की यूनिट्स में, तो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर ही हमने जितनी मेथड्स पढ़ी हैं, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन सभी में इन तीनों एलिमेंट्स का उपयोग होगा। और एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंट इन तीन एलिमेंट्स पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है मटेरियल। मटेरियल इन द सेंस, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको वह प्रोडक्ट किस बेसिक मटेरियल से बनता है। तो ये जो मटेरियल है इसमें टू टाइप्स होते हैं सामग्री में। पहला होता है आपका प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? प्रत्यक्ष सामग्री। तो उदाहरण के लिए हम ये पेन को यदि लेते हैं तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? ये जो प्लास्टिक बॉडी है जिसके बिना यह पेन बनना संभव नहीं है, ये क्या हो गया? इसकी डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इसके अंदर ये जो रिफिल डली हुई है जिसमें हम इंक पुटअप करते हैं, ये भी क्या हो गया? इसका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो सामग्री टू टाइप्स की हो सकती है। मटेरियल जो कि प्रत्यक्ष है, जैसे यदि कपड़े का यदि हम प्रोडक्ट देखें तो उसमें जो क्लॉथ है वो उसकी प्रत्यक्ष सामग्री हो गई। शूज को यदि हम देखें तो उसमें जो लेदर उपयोग हो रहा है वो उसका मटेरियल हो गया। इसी प्रकार सभी प्रोडक्ट का जो है मटेरियल जिससे वह बनता है वह उसकी प्रत्यक्ष सामग्री हो जाती है। अप्रत्यक्ष सामग्री कौन सी होती है स्टूडेंट्स? तो जो मटेरियल जो है उसके अलावा हम उपयोग करते हैं, जैसे कि हमें जो है फैक्ट्री की यदि हम बात करें तो हमें मशीनें ठीक करने के लिए पिंचेस, पेचकस और ऑयल डालने के लिए मशीनें लगती हैं, छोटे छोटे औजार लगते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग करने के लिए क्लॉथ, रुई, कॉटन, रफ कपड़े जो है हमें यूज करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल, अप्रत्यक्ष सामग्री, जो कि उत्पादन किसी प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद उस सामग्री के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष सामग्री समझ में आया। अब हम बात करेंगे लेबर, श्रम, मजदूरी। तो लेबर या श्रम में इसको वेजेस या लेबर दोनों कहा जाता है। वेजेस या लेबर। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो जनरली वेजेस शब्द जो है वह ज्यादा उपयोग में होता है। तो वेजेस भी टू टाइप्स का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष श्रम में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर। तो जैसे फर्नीचर बनाने में एक कारीगर जो है एक्सपर्ट होता है, तो उसको जो मजदूरी दी जाएगी वो डायरेक्ट लेबर हो गया। ऐसे कपड़ा बुनने में जो बुनकर है, जो मेन बुनने का काम कर रहा है, उसको जो पेमेंट किया जाएगा वह प्रत्यक्ष श्रम हो जाएगा। अप्रत्यक्ष श्रम में कौन आएगा? तो फैक्ट्री जो है उसमें बहुत सारे वर्कर्स और भी काम करते हैं, जैसे कि फोरमैन होता है, सुपरवाइजर होता है, गेट कीपर होता है, स्टोर कीपर होता है, वॉचमैन होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है। ये सब भी क्या है? वहां पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जो पेमेंट की जाएगी वो कौन सी कहलाएगी? इनडायरेक्ट लेबर, अप्रत्यक्ष श्रम। क्लियर इन दोनों में अंतर? मतलब इस पेन को बनाने में जो कारीगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, जिनकी हेल्प से इस पेन को बनाया जा रहा है, उन सभी एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया जाएगा वह प्रत्यक्ष श्रम होगा। और इसके अलावा जो पेन जिस जगह पे बन रहा है, जिस फैक्ट्री में बन रहा है, उस फैक्ट्री में और कितने एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि गेट कीपर, वॉचमैन, इलेक्ट्रीशियन होता है, सुपरवाइजर होता है, फोरमैन होता है, इस टाइप के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो पेमेंट करेंगे हम, वो इनडायरेक्ट लेबर, अप्रत्यक्ष श्रम में आता है। ठीक है। तीसरा एलिमेंट होता है यहाँ पर ओवरहेड, उपरिव्यय। ओवरहेड, उपरिव्यय। स्टूडेंट, यह भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से दो प्रकार? यही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उपरिव्यय मीन्स होता है इस पेन को बनाने में जो खर्चे डायरेक्टली हुए हैं
जिस खर्च को, जिस एक्सपेंडिचर को हम बोल सकते हैं कि हाँ यह खर्च इस पेन को बनाने में हुआ है, जैसे कारखाने में जो मशीनें उपयोग में हो रही है, जो इस पेन को बनाने में उपयोग में हो रही है, वो क्या कहलाएंगी? डायरेक्ट ओवरहेड। उन मशीनों की मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो कौन सा कहलाएगा? प्रत्यक्ष उपरिव्यय। ठीक है। ऐसे ऑफिस में इस पेन से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इस पेन की मार्केटिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष उपरिव्यय। इसके अलावा भी ओवरऑल बहुत से एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे बिजली का बिल जो है भरा जाता है, तो पूरी फैक्ट्री का एक साथ बिल भरा है अगर, उसमें फिर आप चाहे 10 प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे 1 प्रकार के, तो इस प्रकार के सारे ओवरहेड जो हैं किसमें आते हैं? अप्रत्यक्ष उपरिव्यय में, इनडायरेक्ट ओवरहेड में। ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होती है। 3 प्रकार हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इनके फिर 2 टाइप्स हैं। टाइप सेम है लेकिन डीलिंग अलग है। ये तो बात हो गई हमारी लागत के तत्व की। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। कॉस्ट की जो है टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये है इनके आधार। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, तत्व के अनुसार लागत कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट अभी हमने जो पढ़ा है, तत्व के आधार पर सामग्री, श्रम और उपरिव्यय, इसी को एक्सप्लेन करना है। हम फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आफ्टर दैट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के अनुसार। तो फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितने प्रकार के भी कार्य किए जाते हैं, उसके हिसाब से यदि लागत को बांट लिया जाए। उदाहरण के लिए हम हमारी देखें कि इस पेन को जो है 100 पेन को बनाने की लागत 50,000 रुपए है। ठीक है। तो यदि मैं इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से करती हूँ कि सामग्री, श्रम और उपरिव्यय, इसके आधार पर मान लीजिए 30,000 रुपए सामग्री लगी है, श्रम जो है वो 10,000 रुपए लगा है और उपरिव्यय 10,000 रुपए लगा है। तो मैंने ये किसके आधार पर बांटा लागत को? तत्व के अनुसार। कार्य के अनुसार जब बांटना है तो उत्पादन में कितना खर्च आया, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना एक्सपेंडिचर आया, वह उत्पादन लागत में आ जाएगा। प्रशासनिक लागत में कौन सा आ जाएगा? ऑफिस से संबंधित, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद जो है वह बेचने के लिए ऑफिस में आकर पैक होकर रखाता है, तो उससे संबंधित व्यय जो है वह प्रशासनिक व्यय में आएंगे। बिक्री व्यय में कौन से आएंगे? हम माल को बेचने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हैं। पैकिंग करेंगे हम उसकी, सेफ्टी पैकिंग करेंगे, स्टेशनरी हमें लगेगी, हम माल को बेचने के लिए सेल्समैन अपॉइंट करेंगे, माल को ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, तो इस प्रकार के एक्सपेंडिचर होंगे। तो वो सारे खर्चे हमारे किस में आ जाएंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस में। वितरण व्यय में, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारे प्लान्स और ऑफर जो हैं वो करते हैं, तो वो सारे व्यय जो हैं डिस्काउंट प्रदान करते हैं कस्टमर को। तो ऐसे सारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे आपके? वितरण व्यय में। तो इस 50,000 को जब इस आधार पर बांटा जाए कि उत्पादन के कितने व्यय हैं, प्रशासनिक ऑफिस के कितने एक्सपेंडिचर हैं, बिक्री और वितरण के कितने हैं, तो कहा जाएगा कि कार्य के अनुसार। फिर नेचर, स्वभाव के अनुसार, ये भी बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, आगे चल के इस पे भी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, स्थायी। स्थायी का अर्थ होता है कि जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। आप अपनी फैक्ट्री में 10 यूनिट बनाएं, 1000 यूनिट बनाएं या 5000 यूनिट बनाएं, स्थायी उपरिव्यय में कोई अंतर नहीं आता है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री का किराया, ये फैक्ट्री है आपकी, इसमें आप 5 यूनिट बना रहे हैं, या हड़ताल हो गई है, स्ट्राइक हो गई है तो आप कुछ नहीं बना रहे हैं, या 1000 यूनिट बना रहे हैं, क्या फैक्ट्री के किराए में अंतर आएगा? क्या आपको फैक्ट्री का किराया जो फिक्स है एग्रीमेंट के अनुसार उतना ही आपको पे करना होगा। ऐसे ही वॉचमैन सैलरी, चौकीदार का वेतन, वह भी क्या है? फिक्स है, मंथली बेसिस पे है वो। तो आपने फैक्ट्री महीने भर बंद रखी है, उसके बावजूद आपको वॉचमैन की सैलरी पे करनी होगी। तो स्थायी व्यय की परिभाषा क्या होगी? ऐसे सभी व्यय जिनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है तथा उत्पादन के बढ़ने या घटने से इन व्ययों पर कोई असर नहीं होता है,
ऐसे सभी व्यय जो है वह स्थायी उपरिव्यय कहलाते हैं, फिक्स्ड। जस्ट इसके अपोजिट है परिवर्तनशील उपरिव्यय, वेरिएबल ओवरहेड। परिवर्तनशील उपरिव्यय जिनका उत्पादन से सीधा संबंध होता है। इसमें उदाहरण कौन सा आ जाएगा? सामग्री। ठीक है, यदि आप एक पेन बनाते हैं और आप 100 पेन बनाते हैं और आप 1000 पेन बनाते हैं और आप 1001 पेन बनाते हैं, तो उसमें ये जो प्लास्टिक लगेगा वो क्या होगा? परिवर्तनशील होगा, चेंज होगा। आप 1 यूनिट भी बनाते हैं ज्यादा तो प्लास्टिक ज्यादा लगेगा। तो ऐसे सभी एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वेरिएबल ओवरहेड, जिनका उत्पादन से सीधा संबंध होता है और उत्पादन की एक इकाई में भी परिवर्तन होने से यह बढ़ते या घट जाते हैं। ऐसे ही श्रम, प्रत्यक्ष श्रम जो होता है वह भी परिवर्तनशील होता है। फिर अर्ध परिवर्तनशील व्यय, इन दोनों के बीच का। इसकी परिभाषा यदि हम समझें तो इसमें जो है हम कहेंगे कि ऐसे सभी व्यय जो उत्पादन के एक स्तर तक तो स्थिर रहते हैं, लेकिन यदि उत्पादन को उस स्तर से और अधिक बढ़ाया जाए तो यह व्यय परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कि हम 100 पेन बना रहे हैं फैक्ट्री में और उसमें जो है मशीन का जो डेप्रिसिएशन है आपने 10,000 रुपये लिया हुआ है। ठीक है, तो उत्पादन के एक स्तर तक, मतलब 100 पेन अभी बना रहे हैं आप, 200 पेन भी बनाएंगे तो भी मशीन का डेप्रिसिएशन जो है वह उतना ही रहेगा। तो उत्पादन के एक स्तर तक यह स्थिर होते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा यूनिट बनाने लगूं, मैंने मान लीजिए 400 पेन बनाए तो मशीन ज्यादा यूज में आ रही है, बहुत ज्यादा यूज में आ रही है, तो क्या होगा? मेरा डेप्रिसिएशन जो है वह चेंज हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो समझ में आया आपको? ऐसे सभी व्यय जो उत्पादन के एक स्तर तक फिक्स होते हैं, लेकिन यदि उसके बाद भी उत्पादन को बढ़ाया जाए तो यह चेंज हो जाते हैं। फिर नियंत्रण के अनुसार, कंट्रोल के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल जो है 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे सभी व्यय जिनको नियंत्रित किया जा सकता है, वह सभी व्यय क्या होते हैं? कंट्रोल एक्सपेंसेस। जैसे सामग्री को हम नियंत्रित कर सकते हैं, ज्यादा लग रही है तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। श्रम जो है हमारे हाथ में होता है, हम उस पर कितना खर्चा करना चाहते हैं। तो ऐसे सभी व्यय जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं वह कंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाती है। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसे एक्सपेंडिचर जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे नेचुरल जो क्लैमिटीज आती हैं, डिजास्टर होते हैं, उस पर हम कंट्रोल नहीं होते हैं। जैसे कोरोना जैसी महामारी आई तो जो हमारी प्राइस में, हमारी कॉस्ट में कमी आई, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो ऐसे सभी जो है एक्सपेंसेस जिन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं वो कौन से कहलाते हैं? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फिर सामान्यता के अनुसार, नॉर्मलिटी के अनुसार, नॉर्मल एक्सपेंडिचर और एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर। सामान्य व्यय कौन से होते हैं? जो जनरली हम लोग करते हैं कि लेबर हमको 100 रुपये पे करना है पर डे के हिसाब से, या फैक्ट्री का किराया हमको 1000 रुपीज पर मंथ, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उतना पे करना है। और असामान्य व्यय मतलब कि सामान्यतः जो है उस चीज का या उसका खर्चा जो है वह 100 रुपये लगता है, लेकिन कंडीशन एबनॉर्मल हो गई तो हमको 200 रुपये पे करना पड़ा। जैसे कोरोना के समय में सब्जियों की यदि हम बात करें तो नॉर्मली सब्जी यदि हमें 10 रुपए किलो मिल रही है तो कोरोना के टाइम में हमें वह 80 रुपए 90 रुपए केजी में मिली। तो वो जो एक्सपेंडिचर हुआ वो क्या कहलाएगा? आपका असामान्य व्यय, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर। तो ये है हमारा स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा और अन्य भी कॉस्ट हैं जो आपको शॉर्ट आंसर में आ सकती है, तो थोड़ा सा हम उनको समझ लेते हैं। अन्य जो कॉस्ट है इसमें जो है आपकी अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या होती है? हमारे पास 1000 रुपीज है, अवसर लागत को हम समझ लेते हैं। आपने इसे बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, ये 1000 रुपीज जो है आपने बैंक में जमा कर दिए हैं। अब जो है इस 1000 को यदि आप बैंक में जमा नहीं करते
तो दूसरा ऑप्शन था कि आप इससे जो है कोई मशीन खरीद लेते, ठीक है, और मशीन खरीदते, उससे जो है आपकी इनकम जनरेट होती। तो चूंकि आप 1000 रुपीज को एक समय में एक ही जगह लगा सकते हैं, लेकिन उसके कारण वह दूसरा अवसर खोना पड़ता है। जैसे मैंने बैंक में जमा कर दिए, तो दूसरी जो चॉइस थी मेरे पास कि मैं इससे मशीन खरीद लेती जिससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता, वह अवसर में उपयोग नहीं कर पाई। तो अवसर लागत मीन्स यही होता है कि जब हम अमाउंट किसी एक जगह पर लगा देते हैं, उसके कारण वह राशि कहीं और दूसरी जगह पे उपयोग नहीं आ पाती है, तो उस अवसर को उसे खोने की जो कॉस्ट होती है वह अवसर लागत होती है। ऐसे ही होता है आपका शंक कॉस्ट, डूबी लागत। ऐसी लागत जो प्रोडक्ट के आउट ऑफ मार्केट हो जाने के कारण बियर करनी पड़ती है, मार्केट से वह अप्रचलित हो गया। जैसे मैं बात करूं, कंप्यूटर के आने के पहले टाइपराइटर चलते थे, तो कंप्यूटर जैसे ही आ गया, टाइपराइटर की प्राइस जो है वह कभी भी ऊपर नहीं उठ सकती है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट जो है हमें मिल गया है। तो टाइपराइटर की जो प्राइस है वह हमेशा के लिए कम हो गई। तो जो अप्रचलन के कारण किसी भी उत्पाद की जो प्रोडक्ट प्राइस है वह हमेशा के लिए जब कम हो जाती है, तो जिसके पास वह प्रोडक्ट होता है, उदाहरण के लिए मेरे पास टाइपराइटर था जो कि मैंने 50,000 रुपए में खरीदा था, 2 साल ही यूज किए हुए थे। मान लीजिए उसकी आज की डेट में 2 साल के बाद उसकी प्राइस 30,000 रुपए थी, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया तो मेरे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वह 18,000 रुपए ही हो गई। तो 30,000 रुपए आज प्राइस थी उसकी, लेकिन 18,000 रुपए में ही नया टाइपराइटर मिल रहा है। तो जो 12,000 रुपए का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगी? डूबी हुई लागत, जो कभी भी वसूल नहीं हो सकती है और इसे सीधे लाभानी खाते में ही डालना पड़ता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। आईएमपी क्वेश्चन है, जिसे आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर प्रेजेंट करेंगे तो मार्किंग जो है आपकी वह बहुत अच्छी होगी।